अगर आप एक आईएएस या आईपीएस या फिर कोई सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस का सिलेबस पता होना चाहिए। यह एग्ज़ाम 3 फेजेज में कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चरण जो है वह मेंस का है, जिसे द्वितीय चरण कहा जाता है। इससे पहले प्रीलिम्स होता है और दूसरा चरण मेंस तथा तीसरा चरण इंटरव्यू के रूप में जाना जाता है। मेंस में कुल 9 पेपर का टेस्ट आपसे लिया जाएगा। इस 9 पेपर में जो पहला पेपर है वह एस्से का होता है, जो कि 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद कुल 4 पेपर होते हैं जीएस के, जो कि प्रत्येक 250-250 मार्क्स के ये भी होते हैं। उसके बाद 2 पेपर ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल कहने का अर्थ है कि आपको चुनने को मिलेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट में बेहतर हूँ, मास्टर हूँ, इस सब्जेक्ट में मेरी पकड़ बेहतर है। तो 2 ऑप्शनल पेपर मिलेंगे। एक ही सब्जेक्ट होता है आपको चुनना और उसी के 2 पेपर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपने ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट से किया है, मान लेते हैं वह पॉलिटी है, और आपको लगता है कि पॉलिटी में मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, तो आप ऑप्शनल यहाँ पर पॉलिटी लेंगे और यहाँ पर 2 पेपर पॉलिटी का आपसे पूछा जाएगा और यह भी 250 मार्क्स का है। इसके अतिरिक्त 2 और पेपर होते हैं जिसे कंपलसरी पेपर कहते हैं। कंपलसरी का मतलब होता है कि सभी को ये 2 पेपर लिखने होंगे और ये 2 कंपलसरी पेपर भाषा के होते हैं। एक पेपर इंग्लिश तो अनिवार्य होता है, जो कि 300 मार्क्स का होता है, और ये कंपलसरी पेपर क्वालिफाइंग भी होता है, यानी कि इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, बल्कि बस इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और पहला पेपर इंग्लिश है, जबकि इसी का दूसरा पेपर भी आप चुन सकते हैं कि आपको कौन सा भाषा रखना है। अगर आप हिंदी में सहज है तो हिंदी रखेंगे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, गुजराती, मराठी, जो आपको पसंद है, तो आप इस भाग को भी चुन सकते हैं। तो कुल मिला के देखते हैं, 1, 4, 5, 5, 2, 7 और 2, 9 पेपर का यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। अब इन 9 पेपर के डिटेल्स को देखने से पहले हम लोग यह देखेंगे कि आखिरकार मेंस में यूपीएससी चाहती क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख करती है यूपीएससी कि हमें जो है इंटेलेक्चुअल पर्सन चाहिए और डेप्थ चाहिए अंडरस्टैंडिंग में। आपको समझ में गहराई होनी चाहिए आपके समझ में। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन और मेमोरी से रट लिए हैं और कोई चीज़ लिखने आ गए हैं, तो यूपीएससी इन चीज़ों को प्रोत्साहन नहीं देती है। यूपीएससी इस बात को भी स्पष्ट करती है कि आंसर जो है विदाउट स्पेशलाइज्ड स्टडी के दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करना पड़ेगा, नहीं, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, और जो क्वेश्चंस आते हैं वह सिविल सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो उनके डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे आपको। और जितने भी इश्यूज़ के बारे में आपको पूछा जाएगा उसमें यह चेक किया जाता है कि क्या आप उस इश्यूज़ के बारे में समझते हैं, एनालाइज कर पाते हैं कि नहीं। कोई कन्फ्लिक्ट इश्यूज है तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि नहीं, उसके ऑब्जेक्टिव, डिमांड, इन सब चीज़ों को समझ पा भी रहे हैं या नहीं। तो इन सब चीज़ों के बाद आप एक बेहतर जो एक रिजल्ट होता है, आउटकम होता है, ले पाते हैं कि नहीं। तो कुल मिला के डिसीजन लेना भी एक बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप पेपर लिख रहे हैं और आपसे या अगर उम्मीद की जा रही कि आप कोई एक निर्णय, फाइनल आंसर लिखेंगे लास्ट में कि यह स्टेप लेना चाहिए, तो आप पॉजिटिव पॉइंट लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप उन सब चीज़ों को हटा देते हैं, आप बस रट के चले गए हैं, तो आपको इसमें नुकसान काफ़ी देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम लोग क्वालिफाइंग पेपर अर्थात इंग्लिश से ही शुरू करते हैं, और इसमें इंग्लिश में जो है 25% लाने होते हैं। कुल 300 मार्क्स होते हैं, तो इसका 25% 75 मार्क्स हो जाते हैं। और सिलेबस बहुत ही छोटा है। इसमें पैसेज, प्रेसी, वोकेब और शॉर्ट एसे लिखने के लिए होता है। इसमें सर्वाधिक वेटेज जो इंग्लिश में होता है वह एसे का होता है, क्योंकि 300 में से 100 नंबर का तो एसे ही पूछ लिया जाता है। कुल 4 एसे पूछा जाता है, जिसमें से आपको केवल एक एसे लिखना होता है। बाकी अन्य जो 3 बचे वह 75 नंबर्स के होते हैं।
वहीं पर कंपलसरी पेपर में एक अन्य लैंग्वेज आपको चुनना होता है। इसमें आप कोई भी लैंग्वेज चुनिए, चाहे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कुछ भी। मान लेते हैं किसी ने तेलुगु या हिंदी ही चुना, तो इसका जो सिलेबस है इसने डिफाइन किया है कि इसमें भी एक पैसेज होगा, एक प्रेसी होगा, इसमें वोकेब होगा, शॉर्ट ऐसे लिखने के लिए होगा, और ट्रांसलेशन भी दिया जाएगा इंग्लिश टू दैट लैंग्वेज। अगर आपने हिंदी चुना है तो एक पैसेज देगा कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करें। तो इतना ही इसका सिलेबस है। और इस तरह से यह जो है एक क्वालिफाइंग पेपर है। अगर आप हिंदी और अपने रीजनल पेपर में अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो मेंस में आप कितना ही अच्छा क्यों ना कर लें, आपका कुछ होने वाला नहीं है। आपको जो है मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। और आपने 12th फेल तो देखी ही होगी, उसमें भी जो है वह बंदा क्या करता है कि इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाता है, जो कि एक कंपलसरी पेपर था। तो अन्य पेपर में आप कितना बेहतर करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको कंपलसरी पेपर भी क्वालिफाई करना है। अब 2 कंपलसरी पेपर के बाद हम लोग पेपर 1 में जाते हैं। यह पेपर एसे का होता है। एसे का पेपर 250 मार्क्स का होता है। तो इसमें कुल 2 एसे पूछे जाते हैं। प्रत्येक एसे जो होता है 125-25 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसमें भी पहले सेक्शन ये में 4 ऐसे होते हैं जिसमें से एक ऐसे चुन के लिखना होता है, और सेक्शन बी में भी 4 ऐसे होते हैं जिसमें एक ऐसे चुन के आपको लिखना होता है। ऐसे लिखते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि आप जो ऐसे लिख रहे हैं वह सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे में पूछा कुछ गया है और आप लिखने कुछ लगे हैं, उसके बाद आइडियाज़ को अरेंज करके लिखना है। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया लिखते चले जा रहे हैं, नहीं, आपके दिमाग में पहले से स्पष्ट होना चाहिए कि आपको क्या लिखना है। अगर आप जैसे तैसे लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और आप जब ओवरऑल लिख चुके होंगे ऐसे, तो वह पूरी तरीके से प्रभावशाली होना चाहिए और एक्सप्रेस कर पाए पूरी तरीके से। जो ऐसे का टाइटल है वह पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर पाए, इसी पर मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने जो लिखा है और ऐसे को पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं करता है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, ऐसा भी है कि आपने बहुत अच्छा ऐसे लिखा लेकिन वह बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। आपने सारा कंटेंट लिख दिया ऐसे का, लेकिन जो पढ़ रहा है एग्जामिनर उसको प्रभावित ही नहीं कर पा रहा है, तो उस पर भी आपको मार्क्स थोड़े कम मिलेंगे। क्योंकि ऐसे का लिखने का इसमें सिलेबस में ही उल्लेख किया है कि आप जब लिख रहे हैं तो उसका प्रभाव भी होना चाहिए। तो ये प्रभाव तब पड़ता है जब आप ऐसे में फ्रेशनर्स लाएंगे, फ्रेश पूरा लिखेंगे। अगर आपने भी जो टॉपिक लिखा है, जो बातें लिखी हैं, 1000 लोगों ने भी वही लिखा है, एग्जामिनर पढ़ के बोर हो जाता है, तो एग्जामिनर को ज़्यादा प्रभावित तो करता नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर कोई नॉर्मल टॉपिक आ गया और लगता है कि सभी इसी टॉपिक पर लिखेंगे, तो आप खतरा उठाइए और दूसरे टॉपिक पर लिखिए जो थोड़ा टफ भी हो। इससे क्या होता है कि कम से कम जो इफेक्टिव है, प्रभाव वाला जो बिंदु है, कम से कम आप वह तो छोड़ पाएंगे। तो इस तरह से कई बातें चलती हैं। और ऐसे में एक खास बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें 60% तक मार्क्स उठाए जा सकते हैं। इसीलिए यह आपको जैकपॉट दिला सकता है, जबकि जीएस पेपर में 40% मार्क्स सही से नहीं उठते हैं। तो यह जो है आपको काफ़ी बढ़त दिलाएगा, और इसीलिए इसको छोड़ना नहीं है, इसमें स्कोर करना अनिवार्य है, नहीं तो आप बहुत अच्छे रैंक ला सके इसमें संदेह है। फिर तो जितने भी रैंकर्स होते हैं उनका ऐसे बहुत ही अच्छा होता है, शानदार होता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न का जवाब दे लेते हैं पहले, कि यह जो सिलेबस है वह इंग्लिश में ही क्यों, क्या उसके दूसरे लैंग्वेज में नहीं उपलब्ध है? तो जनरली यूपीएससी का यह स्टैंड रहा है कि वह सिलेबस जो है हिंदी में कभी नहीं दिया है अभी तक। और अगर आपको कुछ उपलब्ध भी होता है तो कई लोग उसका ट्रांसलेशन कर देते हैं खुद ही, वह ऑफिशियल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही आज स्टडी कर रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीएस पेपर 1 और यह जो ओवरऑल होता है पेपर 2 कहलाता है। इसमें कुल 3 सब्जेक्ट होते हैं। 3 सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी। अभी तक आपने ग्रेजुएशन में या मास्टर डिग्री में जब भी पेपर लिखा होगा तो किसी एक सब्जेक्ट का, मान लेते हैं किसी ने हिस्ट्री चुना था तो उस दिन टोटली हिस्ट्री का पेपर जाके लिख के आया। लेकिन ऐसा यूपीएससी में नहीं होता है। यहाँ पर एक पेपर में 2-2, 3-3 सब्जेक्ट का जोड़ करके
2-3 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस एक साथ मिला करके फेंट करके एक साथ पूछे जाते हैं। अब इससे पहले एक और प्रश्न का जवाब देते हैं कि प्रत्येक जीएस पेपर में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस 20 क्वेश्चन में 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन ए के प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स जो है 10 नंबर का होता है और सेक्शन बी का 15 नंबर का होता है। तो आपको यह जो है पता चल चुका होगा। इस सेक्शंस के जो शब्दावली लिमिट होता है, इसे 150 शब्दों में लिखना होता है, इसे 250 शब्दों में लिखना होता है। इसके लिए यूपीएससी 2 पेज देती है लिखने के लिए और इसको 3 पेज देती है लिखने के लिए प्रत्येक क्वेश्चन पर। तो इस तरह से कुल मिला के आपको पूरे एक पेपर में ही 50 पेज लिखने होंगे। अब एक और प्रश्न उठता है कि जब 3 पेपर जो है 3 सब्जेक्ट्स के पेपर को एक ही पेपर में पूछ लिया जाएगा तो क्वेश्चंस कितने कितने पूछे जाएंगे। तो हिस्ट्री से जनरली 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से भी 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो सोसाइटी है उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुल मिला के 6 12 प्लस 5 17 हो गए। जो 3 क्वेश्चंस और बचे, कभी इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया, कभी इससे, कभी इससे, ये 3 क्वेश्चन जो है बदलता रहता है। कभी इन तीनों सब्जेक्ट्स पर कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। कभी कभी तीनों क्वेश्चंस हिस्ट्री से ही पूछ लिए, कभी ज्योग्राफी से पूछ लिया, कभी सोसाइटी से पूछ लिया, कभी इन 3 क्वेश्चंस को तोड़ तोड़ के एकक में बांट दिया। ये जो है पूरी तरीके से जनरली डिस्क्रिप्शन होता है और यूपीएससी किसी तरह से इन चीज़ों को मेंशन नहीं करता है। यह जो आंकड़ा आपको दिया गया है कि 6 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, यह जो है ट्रेंड एनालिसिस के माध्यम से बताया जा रहा है। चलिए अब सिलेबस को देखते हैं। पहले हिस्ट्री शुरू करते हैं। इसमें इंडियन कल्चर के जो महत्वपूर्ण फीचर्स हैं उन्हें पढ़ना है, आर्ट फॉर्म्स पढ़ना है और आर्किटेक्चर जो है एंशियंट और मॉडर्न टाइम्स का, उसको भी हमें पढ़ना है। इससे लगभग 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस सेक्शन से। तो कल्चर का इस तरह से काफ़ी अच्छा वेटेज है 2 क्वेश्चंस का। अगला है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन यह मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अर्थात 1750 के बाद का इतिहास इसमें पढ़ना है और इसमें जो है सिग्निफिकेंट इवेंट के साथ पर्सनालिटीज़, बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हों, उन सबको पढ़ना है और इस समय के इशूज को पढ़ना है। इसका वेटेज जो है 1 से 2 क्वेश्चंस का प्रति साल रहता है। अगला है फ्रीडम स्ट्रगल जो है, इसके बहुत सारे स्टेजेस जो थे, चाहे वह गांधी जी के एज का हो, चाहे वह उदारवादी या फिर गरम दल वालों का हो, क्रांतिकारियों का हो, उन सब स्टेजेस के बारे में है और उनके कंट्रीब्यूशन, वो भी अलग अलग देश के भागों से, कोई पंजाब से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई बंगाल से है। तो इस तरह से उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे। इसका भी वेटेज जो है जनरली 2 क्वेश्चंस का प्रतिवर्ष रहता है। अगला है पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्सोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। तो जब स्वतंत्र हो गया भारत, तो उसके पश्चात भारत का एकीकरण शुरू किया गया। उस समय 565 रियासत थे, उसका एकीकरण करके एक भारत देश बनाया गया। तो उस प्रक्रिया से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली 3 से 4 साल के फेज में एक बार कभी क्वेश्चन एक बार पूछ लिया जाता है। तो इसका मतलब है यह टॉपिक अब बहुत ही लेस इम्पॉर्टेंट हो गया है। 3 से 4 साल में एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो काफ़ी लेस इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। अगला है वर्ल्ड हिस्ट्री से। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में 18वीं सदी से कुछ चीज़ें जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध को शामिल करना है। विभिन्न देशों में फिर से बाउंड्रीज जो बनी, जैसे इटली का एकीकरण हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया, उसको फिर जो उपनिवेशवाद और डी उपनिवेशवाद, फिलॉसफीज और पूंजीवाद, साम्यवाद, ये सब जो बातें आई, उन सब चीज़ों को पढ़ना है और इनका सोसाइटी पर इफेक्ट। तो अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज काफ़ी घट चुका है। जनरली पहले 2 क्वेश्चंस तक प्रतिवर्ष पूछे जाते थे, लेकिन अभी हाल में कई ऐसे वर्ष भी आए हैं जब 0 क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। तो अब इसका वेटेज काफ़ी घट चुका है, तो एक क्वेश्चन अब मान के चल सकते हैं। अगला प्रश्न है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी
डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब सोसाइटी पोर्शन में हम लोग घुस चुके हैं। इसका जो वेटेज है सोसाइटी का, लगभग 2 से 3 सालों में एक बार एक क्वेश्चन पूछता है, तो यह भी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। अगला है रोल ऑफ वुमेन एंड ह्यूमन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएट इशूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। तो कुल मिला के जो महिला संगठन है, जनसंख्या से संबंधित मुद्दे हैं, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, तो उन सब से कुल मिला के अब औसतन 2 क्वेश्चंस तो पूछे ही जा रहे हैं। यह थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोसाइटी में। अगला है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। जनरली इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। तो इससे कम से कम एक क्वेश्चन तो हर साल पूछा जाता है, क्योंकि वर्तमान में आप साम्यवाद देखते हैं और क्षेत्रवाद भी काफ़ी बढ़ जाता है। नेता लोग कहते हैं कि मेरा क्षेत्र का ज़्यादा विकास होना चाहिए, और अभी मणिपुर का हिंसा आप देख रहे होंगे, वह क्षेत्रवाद का भी एक प्रभाव है, क्योंकि कुकी और मेती में काफ़ी संघर्ष चल रहा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश भी है, सेकुलर देश है, और अभी कई तरह से धार्मिक मुद्दे देश में चल ही रहे हैं। तो ये इशूज़ जो है काफ़ी यूपीएससी को प्रिय हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग ज्योग्राफी में घुसने वाले हैं। तो इसमें जो है वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी का जो पोर्शन है शामिल किया गया है। इससे जनरली 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चंस अर्थात वेटेज जो है इसका काफ़ी अधिक है। लेकिन पूरा वर्ल्ड का आप फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे, पर्वत, पठार, मैदान, नाला और कई तरह के ज्योग्राफिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो 2 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वेटेज तो है। अगला है ज्योग्राफी से ही कि क्यों नेचुरल रिसोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसमें भी साउथ एशिया को, इंडिया को और फॉरेस्ट, ये सब सारे बातों को शामिल करते हुए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वर्ल्ड में, वो भी इंडिया को शामिल करते हुए, तो इस चीज़ को आपको पढ़ना है। तो कुल मिला के इसमें हम लोग यही देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन कई हैं जो कि भारत में भी है और विश्व में भी है, चाहे वह प्राकृतिक संसाधन वन के रूप में है, मछली के रूप में हो, या फिर सूर्य के धूप के रूप में हो, या कई तरह के खनिज संसाधनों के रूप में है, और उन पर आश्रित प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर के जो क्षेत्रक हैं उन्हीं पर आश्रित होते हैं। तो यह कुल मिला के इकोनॉमिक ज्योग्राफी हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, इतने बड़े टर्म को जो लिखा गया है। तो इससे भी 3 क्वेश्चंस लगभग पूछ दिए जाते हैं, तो इसका भी वेटेज काफ़ी अच्छा खासा है, और कई बार 2 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चंस का इसका वेटेज माना जा सकता है। अब लास्ट में कुछ ज्योग्राफिकल फिनोमेना हैं, जैसे कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, ये सब बातों पर क्वेश्चंस बनते हैं। और कुछ लोकेशन से संबंधित, जैसे कि कई जगह वाटर बॉडीज़ हैं और कई जगह हिमाच्छादित स्थल हैं, उन सब चीज़ों को देखना है। फ्लोरा एंड फाउना से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और कुछ अगर इन पर कुछ इफेक्ट पड़ता है, उससे कुछ चेंजेज होते हैं, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका जो वेटेज है काफ़ी अधिक है, इससे भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। अभी जनरली 3 क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने पेपर 1 का पूरा सिलेबस देख लिया। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी शामिल था। अब बात करते हैं पेपर 2 की, जीएस पेपर 2, जिसे पेपर 3 के नाम से जाना जाता है। और यह जो पेपर आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें कुल 4 सब्जेक्ट जो है शामिल हैं। पहला है गवर्नेंस, दूसरा है पॉलिटी, तीसरा है सोशल जस्टिस, और चौथा है इंटरनेशनल रिलेशन, जिसे आईआर कहते हैं। अब इन सबों में सबसे अधिक वेटेज जो है पॉलिटी का है, इससे 8 क्वेश्चन प्रतिवर्ष पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर पर है सोशल जस्टिस, जिसका वेटेज जो है लगभग 5 क्वेश्चंस का होता है। तीसरा इसी लिस्ट में हमारा आईआर है, जिसमें प्रतिवर्ष 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लास्ट में बचता है गवर्नेंस, जिससे औसतन 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी बचा एक क्वेश्चन जो है
वह कभी गवर्नेंस में डाल दिया जाता है या फिर कभी सोशल जस्टिस में डाल दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन जो है इन्हीं दोनों में बंटता रहता है। सारे जीएस पेपर का सेम पैटर्न है, 250 मार्क्स का होगा पेपर, 10-10 क्वेश्चंस बटे होंगे, कुल मिला के 20 क्वेश्चंस होंगे। तो अब हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। पेपर 1 को हम लोगों ने जीएस पेपर 1 को देख लिया है, उसी आधार पर हम लोग इसमें इन्हीं सब्जेक्ट को आप आराम से देख लीजिएगा। हम इसको स्क्रॉल कर देंगे, आप इसे रोक के पढ़ सकते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और आराम से पढ़ लीजिएगा। ये पेपर ये यहाँ तक ले लीजिएगा। अब अगला पेपर है पेपर 4। यह पेपर जो है सबसे लेंदी पेपर होता है क्योंकि इसमें 5 सब्जेक्ट मर्ज किए हुए हैं। पहला जो है साइंस टेक, दूसरा इकोनॉमिक्स, तीसरा इन्वायरमेंट, चौथा सिक्योरिटी और पांचवा डिजास्टर मैनेजमेंट। अब बात वेटेज की कर लेते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स है यह सबसे ज़्यादा वेटेज है, इससे 10 क्वेश्चंस प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। इसी स्तर पर इंटरनल सिक्योरिटी का वेटेज जो है सेकेंड नंबर पर है, इससे 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तीसरा नंबर पर है साइंस एंड टेक, जिससे कि औसतन 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी बचे डिजास्टर मैनेजमेंट 1 क्वेश्चन और ये इन्वायरमेंट से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी सेम पैटर्न पर उपलब्ध आपको होगा। अब इसमें भी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा आसानी से कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें है और क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है। मेन जो बातें हैं मैंने बता दी है, एक पेपर का मैंने एनालिसिस कर भी दिया था। बाकी आपको लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर डिटेल से और बात करूँगा। अब बात करना है मुझे पेपर 5 की, जो कि एथिक्स पेपर है और इसका सिलेबस कुछ अलग है। यह जो पेपर 5 है इसे एथिक्स का पेपर कहते हैं। इसमें लिखा भी है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसमें कुल 2 पोर्शंस होते हैं। पहला पोर्शंस जो होता है वह थ्योरी पार्ट होता है और दूसरा पार्ट जो कहते हैं केस स्टडी का होता है। केस स्टडी में लगभग 13 इसमें 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और थ्योरी के 13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के दोनों पोर्शंस को मिला के 19 क्वेश्चंस बनते हैं और मार्क्स जो है 250 मार्क्स का ही होता है। तो कुल मिला के ये हमारा पूरा फॉर्मेट हो गया। अब चूंकि यह पेपर जो है 250 मार्क्स का ही है तो 6 क्वेश्चन जो होते हैं ये 20-20 मार्क्स के होते हैं, तो 120 नंबर का वेटेज इसका हो जाता है और ये जो है 130 नंबर का इसका वेटेज हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि केस स्टडीज़ का भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा रोल होगा क्योंकि 120 नंबर का केस स्टडी पूछने वाला है। और अधिकांश लोग यही करते हैं गलती कि केस स्टडी तैयार नहीं करते, थ्योरी पार्ट तो पढ़ा दिया जाता है कई इंस्टीट्यूट में और जैसे तैसे तैयार कर भी लेते हैं गलत सलत, लेकिन जो केस स्टडी है उसकी विशेष तरीके से तैयारी नहीं करते हैं। अब बात रहा कि एथिक्स में पढ़ना क्या होता है, तो एथिक्स के जितने भी छोटे छोटे टर्म होते हैं कि एथिक्स क्या है, डायमेंशंस क्या है इनके, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं इसके, प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में इसका क्या रोल है। इसके बाद आपको एटीट्यूड पढ़ना होगा, अभिवृत्ति बोलते हैं। उसके बाद एप्टीट्यूड भी पढ़ना होता है। एप्टीट्यूड मतलब होता है कि आप में कितनी क्षमता है उसकी भी इसमें जांच की जाती है। उसके बाद कई तरह के वैल्यूज की बात की जाती है, पब्लिक सर्वेंट के पास जो होनी चाहिए उस पर बात की जाती है। उसके बाद इसी में एक टॉपिक फिलॉसफी की भी है। फिलॉसफी में आपको पढ़ना होता है कि किस तरह से वह जो है इसको प्रभावित करता है और एथिक्स और मॉरल्स जो है किस तरह से फिलॉसफी से बंधे हुए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप पूरी तरीके से जब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो इसमें जो दूसरा पार्ट पेपर 1 और 2 है, यहाँ पर केस स्टडी जो दूसरा पार्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि सिलेबस में भी इतना में ही लिखा गया है और इसी का वेटेज जो है लगभग 50% के आसपास है। तो बहुत लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। अब आगे की बात करते हैं पेपर 6 और 7, जिसे ऑप्शनल पेपर कहा जाता है। आपको चुनना होता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या लेना चाहते हैं। अधिकांश लोग अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को ही ऑप्शनल सब्जेक्ट बना लेते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन में उसका बेस काफ़ी अच्छा हो जाता है और इंग्लिश मीडियम वालों को ये किसी तरह का तकलीफ़ इसमें ज़्यादा होता नहीं है।
ख़ास तौर से हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अंग्रेजी में तो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में उसका जो है काफ़ी डिफ़िकल्टी उसको फेस करना पड़ता है। ख़ास तौर से आप मान लेते हैं पॉलिटी ले रहे हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमी ले रहे हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स बहुत लोग नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अगर उसे लगता है कि यही मेरा स्ट्रेंथ है और मैं इसी में पास कर सकता हूँ तो अच्छी बात है। लेकिन जनरली जो डेटाज बोलते हैं कि ऐसे जो है एडवेंचर्स नहीं करने चाहिए जनरली। अगर आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं तभी ऐसा स्टेप उठाएं, वरना आप थोड़ा रिसर्च कर लें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आपको सबसे पहली जो प्राथमिकता है एग्ज़ाम क्रैक करना है, ना कि आपको अपना ज्ञान दिखाना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज्ञानी भी हैं जो कि एग्ज़ाम से बाहर बस इसलिए रह गए हैं क्योंकि उन्होंने चैलेंज कर दिया था यूपीएससी को ही कि कैसे नहीं होगा मेरा सिलेक्शन। तो इन सब प्रॉब्लम्स पर बात किए बगैर हम लोग अब बात करते हैं कि यह जो है 2 पेपर में आपको लिखना होता है। अगर इसमें बस एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेंगे, मान लेते हैं कि किसी ने एग्रीकल्चर लिया था तो एग्रीकल्चर का पेपर 1 होगा। पेपर 1 में भी 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। और इस सेक्शंस में जो होता है कुछ क्वेश्चंस जो है आपको चुनने होते हैं लिखने के लिए। तो कुल मिला के जिस तरह से जीएस के पेपर में होता है कि आपको 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 20 क्वेश्चंस के सारे आंसर लिखने, कोई भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ऑप्शनल में क्या होता है कि आपको 10 क्वेश्चंस दिया गया है तो आपको कह दिया जाएगा कि आपको 7 ही लिखना है, आप चुन लीजिए। तो इस तरह से होता है। तो 7 क्वेश्चन पेपर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को मिला के लिखा जाएगा। तो सारे ऑप्शन में कुछ कुछ रूल्स चेंज होते हैं, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। किसी में जो है कुछ छोटे क्वेश्चंस की संख्या अधिक होती है, तो सब्जेक्ट वाइज वेरीज करते हैं। तो हम लोग कोई एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं, एग्रीकल्चर ही हम मान लेते हैं। तो इसमें पेपर 1 में जो हम लोगों ने बात किया सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है। सेम टू सेम पेपर 2 में भी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होगा और उसमें भी कुछ क्वेश्चंस जो है छांट के लिखना होगा। तो अगर हम लोग एक डेमो ले तो किसी एक पेपर को, जैसे कि पीएसआईआर को ले सकते हैं। तो यूपीएससी ने क्या है कि सारे पेपर का सिलेबस जो है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चढ़ा दिया है। अब ये देखिए, कोई एनिमल हस्बेंड्री लेना चाहता है तो उसका सिलेबस यह है। सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, क्योंकि यह जो टॉपिक होता है उसमें आपको पूरी तरीके से महारत हासिल होनी होती है और अच्छा नॉलेज होना होता है, तभी आप उसे चूज करते हैं। तो कुल मिला के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आप देख सकते हैं कि यह जो है 156 पेज जो है इसीलिए दिया गया है कि सारे सब्जेक्ट्स जो है कवर कर लिए जाए। तो ये सारा सिलेबस ही, आप जो मैं रोलिंग कर रहा हूँ सारे सिलेबस का ही पार्ट है। तो इस तरह से कोई भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। आप देखते हैं कि इसमें बंगाली सब्जेक्ट दिया है, किसी को बंगाली लेना है तो सेम टू सेम रूल होगा, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। और सबसे बड़ा बात है कि ऑप्शनल में जो है मार्क्स उठते हैं, 60% तक आप मार्क्स ला सकते हैं। और ये भी गेम चेंजर होता है, क्योंकि जनरली जो है जीएस पेपर में 40% मार्क्स नहीं उठते हैं, जबकि आपको ऑप्शनल में 60% तक मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो आप कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि आप कोई एरिया वगैरह सब्जेक्ट ले लेंगे और आप खुद पर जो है कुल्हाड़ी मार लेंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं ऐसा, जल्दबाजी में लेते हैं या बिना डिसीजन लिए हुए, तो आपको उसका खामियाजा भविष्य में फिर भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए और उसका जवाब हम लोग देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।